नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के इस विशेष अंक में। किसान भाइयों, हमारी खेती पूर्णतः सामयिक कार्य और मौसम पर निर्भर करती है और यदि हमें इन विषयों की जानकारियां सही समय पर मिलती रहें तो हम अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव से। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यूरिया संयंत्रों को मिलेगी गैस, एफसीआई बढ़ाएगा भंडारण क्षमता, प्रमाणित बीजों की व्यवस्था करें। कृषि महोत्सव 15 मई से, सफेद मक्खी से रहें सावधान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने संयोजन व्यवस्था के जरिए यूरिया के उत्पादन के लिए गैस ग्रिड पर सभी उर्वरक संयंत्रों को एक समान मूल्य पर गैस की आपूर्ति करने के लिए एक नीतिगत पहल की मंजूरी दी है। यह उम्मीद की जा रही है कि संयोजित मूल्य पर यूरिया की उत्पादन लागत आयातित यूरिया की लागत से कम बैठेगी, जिससे मौजूदा यूरिया इकाई अपनी क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इस महत्वपूर्ण सुधार से स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं में भी काफी वृद्धि होने की आशा है। इस कदम से गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी यूरिया संयंत्रों को फिर से शुरू करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ये तीनों यूरिया संयंत्र जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के लिए भरोसेमंद भार ग्राहक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। भारतीय खाद्य निगम गेहूं और चावल के लिए अपनी पारंपरिक भंडारण क्षमता को साइलो स्टोरेज के जरिए 20 लाख टन और बढ़ाएगा। अगले 3-4 सालों में इसके निर्माण पर 2000 करोड़ रुपए निवेश करने की जरूरत होगी। इसके निर्माण जन भागीदारी के तहत किए जाएंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि साइलो स्टोरेज स्टील ढांचा होता है जिसमें 4 बेलनाकार बड़े टैंक होते हैं। हर टैंक की क्षमता 12,500 टन होती है। इसमें बिना बोरे के अनाज लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इनका निर्माण निजी भागीदारी द्वारा किया जाएगा। इसके लिए फाइनेंस और उन्हें ऑपरेट करने का काम भी वही देखेंगे, जबकि इन पर स्वामित्व एफसीआई का होगा। निगम इन पर 30 साल के लिए किराए की गारंटी मुहैया कराएगा। मध्य प्रदेश राज्य बीज उत्पादन एवं विपणन संघ के संचालक मंडल की बैठक में आगामी खरीफ फसल सीजन में के लिए प्रमाणित बीजों की उपलब्धता एवं वितरण की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव एवं कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन भी उपस्थित थे। बीज उत्पादन और वितरण की जानकारी एकत्रित करने के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। एमपी ऑनलाइन के प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत कियोस्क के जरिए बीज उत्पादन एवं वितरण जानकारी का डाटा आसानी से संग्रहित कर सूचनाओं को तात्कालिक आदान प्रदान किया जा सकेगा। बीज संघ द्वारा रबी सीजन वर्ष 2014-15 में बीज उत्पादक समितियों को विभिन्न फसलों और किस्मों के लिए 1113 क्विंटल प्रजनक बीज उपलब्ध कराए गए। प्रमुख सचिव सहकारिता ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 2338 प्राथमिक बीज उत्पादन सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं। इसमें से 711 संस्थाएं बीज संघ की सदस्य हैं। इन संस्थाओं द्वारा प्रदेश में प्रमाणित बीजों के उत्पादन का काम किया जा रहा है। आवास संघ के तकनीकी सहयोग से प्रदेश में 1000 मैट्रिक टन क्षमता वाले 20 गोदाम बनाए जा रहे हैं। खेतों में ही किसानों की समस्याओं का समाधान, फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने की रणनीति, नई उन्नत तकनीकियों की जानकारी एवं सही जगह, समय एवं व्यक्ति विशेष द्वारा मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से कृषि महोत्सव का आयोजन 15 मई से किया जाएगा। यह निर्णय मंत्रालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। पूर्व में कृषि महोत्सव का आयोजन अप्रैल माह में ही किया जाना था, परंतु समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के चलते अब मई के लिए जाने का कार्यक्रम बनाया है। मध्य प्रदेश में खेती के लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रदेश में गत वर्ष से लगभग 1 माह तक चलने वाला कृषि महोत्सव मनाया जाता है। ट्रैक्टरों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उचित रखरखाव का बहुत महत्व है। यदि हम अपने ट्रैक्टर की समय समय पर देखभाल करें तो ब्रेक, क्लच और स्टीयरिंग फेल होने अथवा अगले पहिए का एक्सल टूटने जैसी घटनाओं संभावना बहुत कम होती है।
प्राय देखा जाता है कि ट्रैक्टर का सेल्फ खराब होने की स्थिति में ट्रैक्टर को किसी ढलान वाली सतह पर रखा जाता है और 4-5 लोग धक्का देकर ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कई बार गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। अतः ट्रैक्टर सेल्फ का उचित रखरखाव करें और बैटरी का नियमित रूप से रिचार्ज कराते रहें। ट्रैक्टर चलित मशीन या ट्रॉली का हमेशा समतल जगह पर रखा होना जरूरी है ताकि जोड़ने व अलग करने में होने वाली अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। सफ़ेद मक्खी उड़द, मूंग सहित सभी सब्जियों पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाती है और फसलों में वायरस नामक रोग का विस्तार करती है। किसान भाई इस मक्खी पर नजर रखकर इससे बचने के उपाय कर सकते हैं जिससे उत्पादन प्रभावित ना हो। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप यूरिया एवं नाइट्रोजन उर्वरक का असंतुलित उपयोग करने से बढ़ता है क्योंकि नई कोमल पत्तियों पर इसका आक्रमण सरलता से होता है। इसलिए टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च की फसल एक साथ कदापि नहीं लगानी चाहिए। इससे बचने के लिए मेड़ों की सफाई करें तथा लट जीरा नामक खरपतवार को हटाते रहें ताकि सफ़ेद मक्खी का आश्रय ना मिल पाए। सिंचाई भी केवल क्रांतिक अवस्थाओं में करें। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नियंत्रित एवं हानि स्तर पर रखने के बाद ही करना चाहिए। किसान भाइयों, ये थी आज की खबरें खेती की। अब आप मुझे आज्ञा दें और नजर डालें मंडी भाव पर। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आज के आधुनिक युग में रासायनिक खादों के दुष्परिणामों से हम भली भांति अवगत हैं और यदि हम इन दुष्परिणामों को कम करना चाहते हैं तो जैविक खेती अपनाना ही सही उपाय है। तो आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल जी से जैविक खेती के बारे में। कृषि में स्वच्छता अभियान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी सड़ने योग्य या गलने योग्य कचरा होता है, यदि उसको हम कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकें तो एक बहुत बड़ा काम होगा। आखिर कंपोस्ट बनाने का उद्देश्य क्या है? कंपोस्ट में वो सब पोषक तत्व होते हैं जो हम बाहरी स्रोतों से रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से देते हैं। एक आंकलन के अनुसार यदि देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 670 लाख जो कचरा है, या इसको उस दूसरी तरफ से बोले तो 670 मिलियन टन कचरा ऐसा है जो कि गल सकता है, जिसकी कंपोस्ट बन सकती है, प्रतिवर्ष उत्पादित होता है। इसी तरह से शहरों में भी लगभग 380 लाख मैट्रिक टन कचरा निकलता है। इसी के साथ पशुधन और इनका भी अपशिष्ट भी काफ़ी मात्रा में निकलता है। अब यदि इस सबको में विभिन्न जो विधियां हैं कंपोस्ट बनाने की, जिसमें प्रमुख है नाडेप, इंदौर विधि, वर्मी कंपोस्टिंग, इसके माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से कंपोस्ट बना सकूं, तो मुझे
या कृषकों को ये जो रासायनिक उर्वरक है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि यूरिया के लिए बड़ी मारधाड़ बढ़ती है और यूरिया के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ती है, परंतु यदि मैं गोबर और गौमूत्र का सही उपयोग कर सकूं तो निश्चित रूप से मुझे यूरिया की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और यदि आप इस कचरे को निष्पादित कर सकते हैं, इसका कंपोस्ट बना सकते हैं, तो गाँव में और शहरों में दोनों जगह हम बीमारियों से भी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यदि कचरा नहीं होगा तो उसको ऊपर ना मक्खी बैठेगी ना मच्छर बैठेंगे और एक जो आप कहना चाहिए स्वच्छ वातावरण निर्मित होगा। जब मच्छर और मक्खी नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमारी बीमारियों को भी हम बचा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि हम जब रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो उसके विषैले तत्व जमीन में रह जाते हैं। पौध संरक्षण दवाइयों का उपयोग करते हैं तो केमिकल की मात्रा आज इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि कई प्रकार के जो फल और सब्जियां हैं वो तो खाने लायक भी नहीं रह जाते। परंतु यदि मैं कचरे का निष्पादन करके जैविक तरीके से इनका उपयोग खेतों में कर लेता हूँ तो जो उत्पादन होगा वो स्वास्थ्यवर्धक होगा, खाने योग्य होगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से छुटकारा मिल पाएगा। आप देखिए कि अधिक जो रासायनिक उर्वरकों या अवशेषों के फलस्वरूप कैंसर जैसी बीमारियां भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है पंजाब में देखा जा सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि साहब, कई बार आता है कि साहब हमें तो कचरे की कमी पड़ जाएगी, अभी हम जैविक खेती करेंगे और हम कहते हैं कि भाई देश में इतना कचरा है, इसका यदि मैं निष्पादन कर लूँ तो कोई कचरे की नहीं होगी और ये भारतवर्ष जो है स्वच्छता या कचरे से मुक्त हो जाएगा। सड़कों पे दोनों तरफ कई तरह के जो है पौधे जो कि फसलों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, झाड़ियों के रूप में उगते रहते हैं और उनके परागण भी हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर करते हैं। इसी प्रकार जब फल बाहर से आते हैं, विशेष रूप से केला जो आता है उसमें ट्रक में केले की पत्तियां काफ़ी मात्रा में आती है, क्योंकि केले को बचाने के लिए इन पत्तियों का उपयोग किया जाता है। अब इन पत्तियों को जब ये ट्रक वापस जाते हैं शहर के बाहर सड़कों के दोनों तरफ फेंक देते हैं। ये कचरा भी बहुत ज़्यादा गंदगी उत्पन्न करता है। परंतु यदि इन केले के पत्तों को इकट्ठा करके या जो अन्य पौधे सड़क के किनारे उगते रहते हैं, विशेष रूप से गाजर घास भी है, इनको भी यदि हम कचरे खाद के रूप में बदल सकें तो निश्चित रूप से पौधों के लिए पौष्टिक बहुमूल्य जो जैविक खाद तैयार हो सकती है और हम सफाई में भी योगदान देते। यहाँ जानने योग्य बात है कि केले में पोटास की मात्रा बहुत होती है और पोटास एक ऐसा तत्व है जिसका कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है, क्यों है ही नहीं। इसका कोई भी खदान भी हमारे यहाँ नहीं है, सब बाहर से हमको बुलाना पड़ता है। तो यदि केलों का उपयोग मैं कर सकूँ पत्तों का तो मेरे को पोटास खेत पे मिल जाएगा। दूसरा है जो शहरों में आपका जो तालाब है इनसे जलकुंभी निकलती है, जो आपके जो पूजा ग्रह है उसके अंदर से फूलों की काफ़ी मात्रा निकलती है और इनको भी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जो एक स्वच्छता में बाधक होते हैं। यदि इनका उपयोग भी खाद बनाने में किया जाए, हमने इसका बड़ा सफल उपयोग किया था और बहुत बहुमूल्य खाद बनती है। और सबसे योग्य जो शहरी जनता के लिए है कि साहब आपके घरों से जो कचरा निकलता है उसमें से जो सड़ने जो सब्जी के छिलके हैं या वो सब पदार्थ हैं उनको आप घर में ही खाद में परिवर्तित कर सकते हैं और अपने किचन गार्डन या छत पे बनाए बगीचे में इनका उपयोग करके अपने लिए स्वयं के लिए फूल पैदा कर सकते हैं, सब्जियां पैदा कर सकते हैं और इस प्रकार
जो मेरा जो पूरा कहने का तात्पर्य है कि यदि देश में ग्रामों और शहरों में उपलब्ध, हमारे घरों में उपलब्ध सड़ने योग्य या गलने योग्य कचरे का मैं उपयोग खाद बनाने के लिए जो भी सरल विधि आपको लगे उसका उपयोग करके कर सकूं, तो निश्चित रूप से ये स्वच्छता अभियान में बहुत बड़ा योगदान होगा और हम अपने लिए पौष्टिक तत्व, खाद्यान्न और सब्जियां उत्पन्न कर सकेंगे। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, ये समय चल रहा है जब हमारे खेतों में फसल कटने के लिए तैयार खड़ी है और कई किसान भाई फसल काट भी चुके हैं। अर्थात इस समय हमें गहाई, कटाई और भंडारण में सावधानियां बरतनी होगी। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, राम राम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारी रबी मौसम की अधिकतर फसलें खेतों में पक कर के तैयार हो रही हैं और कुछ स्थानों पर जो है हमारी फसलें पक भी चुकी हैं और किसान भाइयों ने अपनी कटाई का काम आरंभ भी कर दिया है। इस समय हमें इन कार्यों में क्या सावधानियां लेना है, कटाई, गहाई और उसके पश्चात हम इन खाद्यान्न फसलों का या अनाज वाली फसलों का भंडारण करने जाएंगे, तो उनमें क्या क्या विशेष रूप से हमें बातें ध्यान में रखना है, इस पर आज हम आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। जहाँ तक फसलों की कटाई का प्रश्न है, जैसे ही हमारी फसलें अच्छी तरह से पक कर के तैयार हो जाती हैं, सुनहरी पीली दिखने लगती हैं, या हम हमारी कोई खाद्यान्न फसल जो भी अभी पक कर के तैयार हो रही है, गेहूँ, चना, उसको यदि दांतों में दबा कर के देखते हैं और दाना जो है उसका कट की आवाज़ करने लगता है, तो वो हमारे को संकेत देता है कि हमारी फसल जो है वो पक कर के तैयार हो गई है। अब ऐसी स्थिति में हमें बिना विलंब किए कटाई का काम आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि मौसम की प्रतिकूलता का भी कोई कब प्रतिकूल हो जाए ये निश्चय नहीं रहता। इसलिए तुरंत हमें जैसे ही फसलें हमारी पक कर के तैयार हुई हैं वैसे ही उनकी कटाई का काम आरंभ कर देना चाहिए। और कटाई के पश्चात हमको इन फसलों को कम से कम 3-4 दिन तक जहाँ पर गहाई का स्थान है वहाँ पर एकत्रित करके रखना चाहिए। अभी सौभाग्य से तो वैसे हमारे क्षेत्रों में अच्छी धूप खिली हुई है और तापक्रम भी पर्याप्त हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हमारी फसलों को कम से कम गहाई करने के पूर्व 3 या 4 दिनों तक हम जहाँ गहाई की जाना है उस स्थान पर इनको अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। और सुखा लेने के पश्चात इनको जैसे ही जल्दी से जल्दी संभव हो सके वैसे ही हमें इनके गहाई का काम आरंभ करना चाहिए, क्योंकि गहाई में भी यदि हम विलंब करते हैं तो यदि शीतकालीन हमारी वर्षा इस समय हो जाती है तो भी हमारी फसलों को नुकसान का अंदेशा बनता है, या हमारी फसल अधिक लंबे समय तक हमारे गहाई स्थल पर रखी रहती है, तो उस स्थिति में चूहे की एक समस्या भी आती है कि इन खाद्यान्न फसलों को चूहों द्वारा भी जो है नुकसान की संभावना बनती है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही फसलें हमारी 3-4 दिन सूख जाती हैं, सुखाने के पीछे भी हमारा एक ध्येय ये रहता है कि जो अनाज है उसमें नमी का स्तर हम कम से कम स्तर पर ला सकें। इसलिए हमें 3-4 दिनों तक उसको वहाँ पर गहाई स्थल पर रख करके और सुखाना बिल्कुल अनिवार्य है।
और इसके पश्चात तुरंत हम गहाई का काम कर लें। गहाई के पश्चात हम इसे तुरंत ही जहाँ भी हमें भंडारित किया जाना है अनाज को, अब भंडारण की स्थिति हमारी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो बड़े स्तर पर हमारा अनाज उत्पादन हुआ है और हमको उसको जब तक बाज़ार में अच्छा मूल्य नहीं मिलता है तब तक के लिए, लंबे समय तक के लिए भंडारित करना है। तो ऐसी स्थिति में साधारण तौर पर हम भंडार गृहों में अनाज का भंडारण करने की आपको सलाह देते हैं। और इन भंडार गृहों में जब हम अनाज का भंडारण करने जाते हैं तो उनकी साफ़ सफाई की व्यवस्था हमको पहले कर लेना चाहिए। भंडारण का जो भी कक्ष है जहाँ पर भी हम अनाज का भंडारण करने जा रहे हैं वो उसकी साफ़ सफाई, पुताई वगैरह कर लेना चाहिए। उसमें जो हम पुताई करने जा रहे हैं उसमें भी यथासंभव हमें किसी कीटनाशक रसायन जैसे मैलाथियान का उपयोग हम सामान्य रूप से किसानों को अनुशंसा करते हैं, इसे मिला करके और उसकी पुताई कर लेना चाहिए। और अनाज का जो भंडारण का कक्ष है उसमें किसान भाइयों को ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं दरारें तो नहीं दिख रही हैं फर्श में या दीवारों में किसी प्रकार की, तो उन्हें भी सीमेंट से या उससे भर करके और अच्छी तरह से जो है वो पूरी कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सावधानी लेते हुए हमारा भंडारण का कक्ष जो है उसको तैयार कर लेंगे। कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज के भंडारण में कोठियों में किसान भाई नीम की पत्तियों का, सूखी हुई पत्तियों का भी उपयोग करते हैं। तो नीम की सूखी हुई पत्तियां भी हम रख करके और ये काम जो है अनाज में कीटों की रोक की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ आती है कि दलहन फसलों का भी हम भंडारण करते हैं। जैसे चना इस समय हमारे रबी मौसम की प्रमुख दलहन फसल है और चने में भी जो देशी चना है उसमें तो कम कीट समस्याएं आती हैं, लेकिन काबली चने की में जो है अधिक कीट समस्याएं आने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम चने में यदि किसी खाद्य तेल का लेपन करके भी और उसको रख देते हैं तो उससे भी हमें कीटों के रोक में मदद मिलती है। तो ये विशेष कुछ सावधानियां लेते हुए हम अनाज का भंडारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अनाज जो है लंबे समय तक संरक्षित रहेगा और इसका हम पूरी तरह से संरक्षण कर सकेंगे। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। तो किसान भाइयों, आज के अंक में बस इतना ही। आपके पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। पत्राचार के लिए हमारा पता नोट करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड 462013। तो अंत में सुरेखा तिवारी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।